जय हिंद। देखिए बहुत बहुत आप लोग को भी तकलीफ़ हुआ एप्लीकेशन को लेकर। एक्चुअली ये क्लास तो एप्लीकेशन पे ही हो रही है। बात समझिए बाबू, आप लोग प्रॉब्लम क्या आ रहा है। अब एक साथ में 2 लाख लड़कों का एडमिशन है, उससे ज़्यादा लड़के हो गए। अब देखिए एडमिशन भी क्लोज हो गया, नहीं हो पा रहा है। इसके बाद मेल वाला फ़ोन कर करके लड़के परेशान कर दिए। इस वजह से थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ जा रहा है, इसलिए आपका क्लास ना रुके। हम यूट्यूब पे भी आ जाते हैं और इस पे भी आ जाते हैं। जैसे कोई भी चीज़ नया होता है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है। 1 से 2 दिन में ये पूरा सही हो जाएगा। फिर आपको ये सारी क्लासें यूट्यूब पे एकदम ये आपके एप्लीकेशन पे एकदम सीरियली मिलेगी। अब आपको PDF भी मिल जाएगा, जहाँ तक का पढ़ाए हैं वहाँ तक का। अब जैसे PDF देखिए कैसे मिलेगा, आपको 2 टाइप का PDF मिलेगा। पहला जैसे हम पढ़ा रहे हैं वैसे वैसे PDF मिलते जाएगा। जैसे भाग 3 पढ़ा रहे हैं तो भाग 3 का PDF मिलेगा। ऐसा नहीं कि पूरी पॉलिटी के मिलेगा, नहीं। जब पूरा पॉलिटी कंप्लीट कर देंगे तो फिर एक पूरी पॉलिटी का मिलेगा। इससे क्या है कि पूरा पॉलिटी मिल जाने से आपको किसी मतलब का नहीं रहेगा जब तक आप जानेंगे नहीं। फिर जैसे जैसे पार्ट कंप्लीट होते जाएंगे आपको टेस्ट के लिए आपके क्वेश्चन मिलते जाएंगे। आपको हम इससे पहले जो YouTube पर क्लास लिए थे उसमें हम आपको आर्टिकल 21 तक बता दिए थे, यहाँ तक समझ गए थे। अब जरा एक बात बताइए, आर्टिकल 21 क्या कहता है। आपको वहाँ तक पढ़ाए थे तो आर्टिकल 21 कहता है कि हमारे पास प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। हमसे कोई हमारी जान नहीं ले सकता है, हमारी लाइफ नहीं छीन सकता है, ना ही हमसे कोई मेरी प्राइवेसी छीन सकता है, ये कहा गया है। अब जब ये बात इसको संविधान में 21 में लिखा गया कि ये ज़रूरी है किसी भी व्यक्ति को ये देना, वरना कोई उसकी जान ले लेगा। लेकिन उसी वक्त बहस हो गई भीमराव अम्बेडकर और BN राव के बीच में। दोनों लोग के बीच में टकराव ये हो गया कि इन दोनों लोग में बात ये आने लगी कि भाई अगर हम यहाँ किसी की जान नहीं लेंगे तो कोई व्यक्ति मर्डर कर देगा तो फिर उसकी फांसी कैसे देंगे। फांसी देने जाएंगे तो कह देगा कि संविधान का अनुच्छेद 21 कहता है कि हम किसी की जान नहीं ले सकते हैं। तो इसके लिए अनुच्छेद 22 जोड़ा गया। और अनुच्छेद 22 कहता है ना कि अगर आप कानून के खिलाफ जाइएगा तो 21 आपको नहीं दिया जाएगा, यानी तब आपकी जान ली जा सकती है। तो अब हम समझते हैं अनुच्छेद 22। देखिए आर्टिकल 22 क्या कहता है कि गिरफ्तारी से संरक्षण एवं निवारक निरोध, यानी आगे सब समझिएगा, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्टिंग, हमें गिरफ्तारी से कैसे बचाया जाएगा। तो इसमें 2 तरह की बातें की गई है। अनुच्छेद जो 22 है इसमें मेनली 2 तरह की बातें हैं। ध्यान से समझिए 2 तरह की बातें कौन सी है। पहला एक वो बात है कि जब आपने अपराध कर दिया तो कंफर्म है कि आपने क्राइम कर दिया है, तो उसके सेंस में कुछ अलग नियम कानून है। इसके सेंस में 3 बातें कही गई हैं। और एक ऐसी भी कंडीशन है कि नहीं आप अपराध किए नहीं हैं, अभी करने वाले हैं। आप मूवी में सुनते हो जब तक अपराध नहीं कर देता आप उसे अरेस्ट नहीं कर सकते। गलत बात है भाई, वो मूवी रहती है। आप यहाँ रियलिटी समझिए क्या होता है। तो अगर अपराध नहीं किए हैं तो भी पुलिस कर सकती है आपको अरेस्ट, और अपराध के बाद भी कर सकती है। तो एक ही साथ दोनों कैसे समझेंगे आप ही बताइए, कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग। तो हम पहले इसको समझा देते हैं कि अगर आपने अपराध कर दिया तब क्या होगा। कहा गया है इसमें कि जब कोई व्यक्ति अपराध कर देता है तो उसे दंडात्मक निरोध कहते हैं, इंग्लिश में उसे पुनिटिव डिटेंशन कहते हैं। अब इसके तहत आपकी अरेस्टिंग होगी। अब यहाँ ध्यान से समझिए, आपको अरेस्ट करने के लिए कारण बताना पड़ेगा, अरेस्ट वारंट। लेकिन कभी कभी पुलिस बिना अरेस्ट वारंट ही आपको उठा सकती है। ये डिपेंड करता है कि आपका जो क्राइम है वो कॉग्निजिबल है कि नॉन कॉग्निजिबल है। कॉग्निजिबल मतलब थोड़ा बहुत छूट दे दिया जाएगा, किसी का हाथ पर मार दिए, तोड़ दिए, तमाचा मार दिए। लेकिन अगर नॉन कॉग्निजिबल है, पता चला घरे जला दिए, जला के मार दिए, गोली मार दिए, तब वारंट नहीं दिखाएगा कि देखिए ये चलिए ध्यान से। तो पहला इसमें क्या चीज़ बात है कि भाई आप अगर क्राइम कर दिए हैं तो 22 का पहला कहता है कि आपको गिरफ्तार करने से पहले वारंट दिखाएगा, लेकिन खतरनाक अपराध में बिना वारंट भी गिरफ्तार कर सकता है। दूसरा कि वो आपको 24 घंटे के अंदर अंदर किसी मजिस्ट्रेट के पास ले जाएगा, मतलब मजिस्ट्रेट कहने का मतलब जज के पास ले जाएगा। लेकिन इस 24 घंटे में 2 चीज़ों को शामिल नहीं किया जाता है। जैसे मान लीजिए गया अब ऐसा थोड़ी है कि आप पुलिस को यही काम है कि पकड़ के कोर्ट में लेते जाए, पर पता चला पुलिस कोर्ट और यही में घूमते रह जाएगी, थाना में कोई नहीं है, तो पुलिस उसे अरेस्ट करके रख देती है। थाने में जब आते हैं ना अरेस्ट करने के लिए तो वहाँ पर टाइम लिखा जाता है, कितने टाइम में इसको अरेस्ट किया। पहले ये बहुत गड़बड़ होता था, इसलिए अब हर थाने में CCTV फुटेज लग गया है। अब पुलिस गड़बड़ नहीं कर पाती है उतना, तो थाने में रिपोर्ट लिखा जाएगा कि हाँ भैया ये 10 बजे आया था। अब पुलिस के पास एनफ टाइम है, अगले दिन सुबह 10 बजे तक का टाइम है, अगले दिन 24 घंटे का उसके पास टाइम है। तो पुलिस ने सोचा एक काम करते हैं, 1 घंटे का रास्ता है कोर्ट में, इसको आज नहीं ले जाते हैं, आज जेले में छोड़ देते हैं, मैंने पुलिस स्टेशन में, इसको कल ले जाएंगे। कल पुलिस निकली 8 बजे, उसने सोचा कि 2 घंटे टाइम है, जज साहब के पास पहुंच जाएंगे। बीच में लग गया जाम, तो जाम का समय और रास्ते में जो यातायात में लगा हुआ समय है इसको जोड़ा ही नहीं जाता है।
यानी आपके आने जाने के समय को नहीं जोड़ा जाता है। इसका मतलब अगर आज पुलिस 10 बजे अरेस्ट की है और कल आपको कोर्ट में ले जाती है, यहीं से पुलिस स्टेशन से निकलती है 10 बजे, तो वो जाने में लगा समय, रास्ते का समय काउंट नहीं होगा, पहली बात। दूसरा कि अगर उस दिन कोई छुट्टी का दिन है तो वो छुट्टी के दिन भी शामिल नहीं किया जाता है। तो ये दो चीज़ें समझ में आ गया। इसके बाद भी अगर आपको पुलिस 24 घंटे से ज़्यादा अरेस्ट करके रखी है तो आप उसे हॉबियस कर्पस कर सकते हैं। वो आगे बताएंगे, अनुच्छेद 32 में फिर पुलिस को छोड़ना पड़ेगा आपको। तो दूसरी बात ये हो गई 22 के दूसरे में। तो आप देख रहे हैं कि नहीं, आपको किस चीज़ से बचा रहा है? गिरफ्तारी से। क्योंकि पुलिस पैसा खा सकता है, जज को पैसा खिलाना बहुत खिलवाड़, बढ़िया लोग नहीं खिला पाते। आसाराम बापू के पास 11,000 करोड़ की संपत्ति थी, राम रहीम के पास करोड़ों की संपत्ति थी, क्या हुआ? खिला दिए? नहीं हो पाता है, वहाँ पे बहुत मुश्किल हो जाती है किसी चीज़ को समझना। अब उसके बाद यहाँ वकील रखने की आज़ादी है। यहाँ भी दो चीज़ समझिए बाबू, ध्यान से समझते चलिए। ये PDF आपको हम PDF सेक्शन में मिलेगा, आप वहाँ जाके ले सकते हैं। वकील में दो चीज़ें हैं, आपको अपने पसंद का वकील रखना है। जैसे मान लीजिए सपोज हम गिरफ्तार हुए, हम प्रशांत भूषण को रख लेंगे, बड़े बड़े वकील को रख सकते हैं। तो हमें अपने पसंद के वकील रखने की आज़ादी है, इसमें आप रोक टोक नहीं कीजिएगा। लेकिन आप जरा सोचिए कि कोई बहुत ही गरीब आदमी है जिसे वकील रखने का पैसा ही नहीं है, तब क्या करेगा? तब इसमें कहा गया है तब सरकार उसे सरकारी वकील देगा। सरकारी वकील वो होते हैं जिनकी सैलरी सरकार देती है, वो सरकार जिनके मुकदमे को लड़ने के लिए कहती है वही मुकदमे लड़ते हैं। सरकारी वकील अक्सर हार जाते हैं कि जानबूझ के वहाँ पर। क्यों? रीजन क्या है कि वो उतने मेहनत से काम नहीं करता, क्योंकि उसका पर्सनल नहीं जा रहा है, वो सरकार उसे पैसे दे रही है। तो समझ में आ गया आप लोग को, यहाँ वकील रखने की भी स्वतंत्रता फ्री में भी है। तो ये चीज़ें तो तब है ना भाई कि जब आपने अपराध कर दिया। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी मौजूदगी अपराध करा देती है, बहुत बड़ा बड़ा क्राइम करा देती है। तो पुलिस को एक पावर है कि अपराध करने से पहले ही शक के आधार पर आपको गिरफ्तार कर सकती है। आपको कोई वारंट नहीं दिखाएगी और ना ही आपको कोई दलील सुनेगी और ना ही आपका कोई अपील सुनेगी। याद कीजिए 1919 यही कानून अंग्रेज ला रहे थे सब, जिसे सर सिडनी रॉलेट ने लाया था, जिसे रॉलेट एक्ट कहा गया। बिना दलील, बिना अपील, बिना वकील का कानून। ये आज भी हमारे संविधान में है। और ये कहाँ पर है? तो ये हमारे संविधान के आर्टिकल 22 के क्लॉज 4 से लेकर 7 तक है। तो इसकी जो चर्चा है क्लास 4 से, मतलब ये देखिए 1 2 3 दिन यहाँ हो गया, तो ये कहाँ से होगा? 4 से लेकर 7 तक। इसमें कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति से समाज का बहुत बड़ा हिस्सा प्रभावित होता है तो पुलिस बिना वजह उसे गिरफ्तार कर लेगी और उसे 30 दिन तक रख सकती है, बिना कोर्ट में ले गए, बिना वकील के दिए, बिना दलील सुने, चुपचाप पड़ लो वहाँ पर। और 3 महीने से ज़्यादा भी ले जा सकती है अगर उसको सरकार, जो राज्य सरकार है उसकी एडवाइजरी कमेटी है, अगर वो कहती है कि नहीं 3 महीने से ज़्यादा रखो, इसको छोड़ दोगे तो ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा, तो 3 महीने से ज़्यादा भी रख लिया जाता है उन लोग को। तो ये चीज़ें हैं अब बिना कोर्ट में। तो समझ में आ गया, ये रॉलेट एक्ट का नया रूप है जिसे हम लोग कहते हैं निवारक निरोध। ये निवारक निरोध कुछ नहीं है, ये रॉलेट एक्ट के समान ही है। इसे इंग्लिश में कहते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। ये अपराध से पहले लगा दिया। और ये जो चीज़ है इसे कहते हैं पुनिटिव डिटेंशन, ये अपराध होने के बाद लगाया। अब आप कहेंगे ये कैसा कानून है, बिना वारंट दिखाए 30 दिन तक रख देगा? 3 महीने तक। हम यहाँ क्या लिख दिए भाई? हाँ देखिए, बिना वारंट के कितने महीने रखेगा? 3 महीने। 3 महीने से ज़्यादा अगर रखना है तो फिर उसे कोर्ट एडवाइजरी बोर्ड से परमिशन लेनी पड़ेगी। लेकिन इस बीच उसके पास अधिकार है कि वो अपने वकील से कोर्ट में जा सकता है, कह सकता है कि हमें फालतू में गिरफ्तार किया गया है। लेकिन ये सामाजिक व्यवस्था को बना के रखने के लिए, इसका हम आपको एक एग्जाम्पल देते हैं। जैसे जब अगस्त 2019 में, पिछले साल, जब धारा 370 हटाई गई थी जम्मू कश्मीर से, तो आप याद कीजिए जम्मू कश्मीर के बड़का बड़का नेता लोग थे लोग, ये लोग तो कोई अपराध नहीं किए थे, क्योंकि राजनीतिक रूप से ये लोकतंत्र के हिसाब से ये लोग मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो ऐसे थोड़ी है कि भाई ये हैं लोग। देखिए अपराध कब होता है? जब बम बारूद मारिए। ये सब बम बारूद मारने वाले नहीं थे, सब ये मुंह से बम मारता था सब। मतलब कहने का सेंस है इनकी भाषा बड़ी भड़काने वाली थी। तो सरकार ने देखा कि अगर इनको छोड़ देंगे ना तो 370 के लिए एकदम कश्मीर में मंच पे भाषण देना चालू करेगा सब और गर्दा उड़ा देगा सब कश्मीर में। वाकई आपको बताते हैं, अगर इन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया रहता तो कश्मीर का आज दूसरे शक्ल होता। तो सरकार ने जैसे 370 खत्म किया, इन लोगों को लगा दिया प्रिवेंटिव डिटेंशन। अब जरा ध्यान दीजिए, तो प्रिवेंटिव डिटेंशन यानी निवारक निरोध में अपराध से पहले ही इनको कर लिया। इनको पता था कि भाषण देंगे, उससे पहले ही इनको गिरफ्तार कर लो। और बिना वारंट के इन्हें 3 महीना क्या 6-6 महीना तक ये लोग अंदर थे लोग। और क्योंकि एडवाइजरी
केंद्रीय बोर्ड कह रही है, गृह मंत्रालय का कि छोड़ेंगे तो बवाल हो जाएगा, तो इन्हें छोड़ा ही नहीं लोगों ने। और इन लोगों को क्या किया गया, हाउस अरेस्ट कर लिया गया। हाउस अरेस्ट को हिंदी में कहते हैं नज़रबंद। नज़रबंद क्या किया जाता है कि जब आपको क्या किया जाता है, आपको घरे में बंद कर दिया जाएगा और आपको किसी दूसरे से बातचीत करने नहीं दिया जाएगा, फ़ोन लाइन टेलीफोन काट दिया जाएगा। आप अपने परिवार में रहिए, बस जितने लोग का घर के अंदर है ना उतने लोग से बात कीजिए, बाहर किसी से न मिलने दिया जाएगा, आपके घर का फ़ोन लाइन काट दिया जाएगा, टीवी कनेक्शन काट दिया जाए, चुपचाप रहिए, घर के अंदर खाइए पीजिए मस्त रहिए। इसी को कहते हैं नज़र बंद कर देना, यानी आम पब्लिक के नज़रों से हटा देना, उसे क्या कहेंगे, नज़र बंद कर देना। तो ये नज़र बंद हो गए लोग, हाउस अरेस्ट। अब आप बताइए ये ठीक किया गया कि नहीं किया गया? अरे भाई पढ़े लिखे लोग भाई, अब इसको कौन कहता है गलत किया गया? वरना आप लोग ये कम लग रही है आपको ये महबूबा मुफ्ती। ये देख रहे हैं, ये है आपको कश्मीर के पुराने मुख्यमंत्री याद होंगे, उनका नाम होगा उमर अब्दुल्ला। उमर अब्दुल्ला के ये बाबूजी हैं फारूक अब्दुल्ला, और इनके बाबूजी थे जिनका नाम था शेख अब्दुल्ला। उन्होंने ही 370 जोड़ा था, सोचिए इन्हीं के बाबूजी ने 370 जोड़ाया था। इन्हीं को क्या किया गया, हाउस अरेस्ट करके नज़रबंद कर दिया गया। तो आप नज़रबंद समझ में आ गया। अब आप बताइए कि भारत ने, जब हम आपको ये बता रहे थे अभी 10 मिनट पहले कि ये रॉलेट एक्ट के समान अभी भी है, तो आपके मन में एक अजीब चीज़ आया होगा कि रॉलेट एक्ट वाला चीज़ हमारे संविधान में क्यों जोड़ दिया गया? जिस रॉलेट एक्ट का हमने बहुत बड़ा विरोध किया था उसको क्यों जोड़ा गया? अब समझ में आ गया कि हमारे देश के संविधान को कितनी बेहतरीन ढंग से बनाया गया है। यानी संविधान में सबसे बड़ा महत्व दिया गया है, देश नहीं टूटना चाहिए, बाली नियम कानून कुछ भी टूटते रहे, देश नहीं टूटना चाहिए। तो ये कहीं कहीं ज़रूरी हो जाता है, लेकिन इसका कहीं कहीं मिसयूज भी हो जाता है। इसका अगर सरकार चाहे तो मिसयूज कर सकती है, क्योंकि सरकार को न सबूत से मतलब है न वकील से मतलब है। जज के पास तो प्रॉब्लम ही होता है ना कि जज मनमानी करेगा तो वकील कह देगा कि आप ये नहीं कर सकते, उसको नियम के हिसाब से चलना होता है जज को, इसलिए जज मनमानी नहीं कर पाता है। और सरकार को क्या मनमानी कर सकती है, तो इसका मिसयूज भी हो सकता है। इसका मिसयूज देखिए कैसे हुआ, इसकी एक लंबी कहानी चलती है। 2017 में गोरखपुर में एक कांड हुआ। गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में 2017 में एक बुखार आई थी, चिमकी बुखार इस टाइप का। तो वहाँ छोटे बच्चों में ना सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाती थी, उनमें बहुत ज़्यादा बच्चे मरने लगे। और गोरखपुर मेडिकल कॉलेज के जो देख रेख एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल थी, उसने जो ऑक्सीजन सप्लाई करने वाला था उसका लगभग 6-7 मतलब कई लाख रुपए बाकी था उसके। अब वो 17 का मामला है, एक्यूरेट आंकड़ा याद नहीं है, 2020 में करंट अफेयर का चीज़ कितना याद रहता है। तो उस वक्त वो ऑक्सीजन सप्लाई जो करती थी कंपनी, उसका ये हॉस्पिटल ने कर्जा बकाया रखा था, ये सरकारी हॉस्पिटल था। अब उसने क्या किया कि ऑक्सीजन सप्लाई बंद कर दिया। अब यहाँ लड़के लगे मरने। अब उसमें एक डॉक्टर थे, डॉक्टर कफील खान, इन्होंने अपने पैसे से ऑक्सीजन सिलेंडर लाया, लेकिन कोई व्यक्ति कितना अफोर्ड कर सकता है, तो 4-5 ऑक्सीजन सिलेंडर लाए। इनको क्या किया गया, एक गोरखपुर मेडिकल हॉस्पिटल में, जो गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में, एक हीरो की तरह इन्हें देखने लगे। एक छोटे बच्चों को करते हैं, अच्छा काम करते हैं। लेकिन जब वहाँ मुख्यमंत्री जी आए योगी आदित्यनाथ, तो उनको, अब योगी आदित्यनाथ तो हॉस्पिटल में थे नहीं, वो तो लखनऊ से आए हैं, तो जो उनको कोई बताएगा वही ना करेंगे। तो वहाँ उन लोगों ने बता दिया कि इसके वजह से हुआ, इसके ऊपर 4-4 को मुकदमा डाल दिया गया कि आप लापरवाही किए हैं, बच्चों की जान लिए हैं, ये है वो है, इनके ऊपर कर दिया गया, केस करके दे दिया गया। लेकिन जब केस किया गया तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इन्हें बाइज्जत बरी कर दिया, कहा कि इन्होंने ऐसा कोई गलती नहीं किया था। तो ये बात तो हो गया, ये पुराना बात है। लेकिन ये गवर्नमेंट के नज़र में ये क्या हो गया, खटक गए कि भाई साहब गवर्नमेंट ने जिन्हें जेल किया था, कोर्ट ने उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया पूरा बढ़िया से। अब मुजफ्फरपुर में एक चमकी बुखार आया, इससे मुजफ्फरपुर की हालत जर्जरा गई। ये व्यक्ति गोरखपुर से आया, बिहार के मुजफ्फरपुर में, और फ्री में लोगों का इलाज किया। बारिश में भीग भीग के, हॉस्पिटल नहीं था तो लोगों के पलानी में रह के किया। लेकिन 2019 में, लास्ट 2019 में एनआरसी विधेयक आया, सीएए का कानून आया, जिसमें पूरे भारत में विरोध किया गया। जिसमें विरोध में भाई साहब डॉक्टर साहब भी थे, और ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भाषण देने गए। इनकी भाषण के बाद इन्हें पुलिस ने अचानक भाषण दिए, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद ये मुंबई गए, मुंबई में कोई इलाज डॉक्टर थे तो जाते रहते। यूपी पुलिस मुंबई जाके अरेस्ट कर ली, और क्या कहती है कि आपको गिरफ्तार किया जाता है प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत, क्योंकि आपके भाषण से अलीगढ़ का माहौल खराब हो गया है, आपके भाषण से वहाँ पे बहुत ज़्यादा हिंसा हुई है, जबकि इनके भाषण से ऐसा कुछ नहीं था उस समय तक। देखिए, अगर हम कहेंगे तो आप बिलीव नहीं करेंगे, मीडिया कहेगी तो बिलीव नहीं करेंगे, क्योंकि सब इंसान की एक चीज़ होती है कि हम कोई चीज़ होता है ना, किसी चीज़ पर आदमी बहुत कम बिलीव करता है। तो हम लोग को भी उस टाइम में लगा था कि हाँ, इनके भाषण गलत हुआ होगा। इनको 8 महीने तक जेल में रखा गया, 8 महीने, लगभग 8 महीने इन्हें। और इसी बीच कोरोना हो गया। ये जज जाते थे कोर्ट में, तो कोर्ट में जज नहीं बैठते थे लोग कोरोना के बीच में। लेकिन जब कोर्ट में इनकी बात को सुना गया, देखिए
प्रिवेंटिव डिटेंशन 3 महीने तक होता है, लेकिन इन्हें बढ़ा के सरकार ने बढ़ा दिया, एडवाइजरी बोर्ड ने 3 महीने से 8 महीने तक। जब ये मामला कोर्ट के पास पहुंचा तो कोर्ट ने डॉक्टर कफील खान के जो भाषण दिए गए थे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, उस भाषण को कोर्ट के जजों ने सुना, इनके पूरे रिकॉर्ड को चेक किया। तब कोर्ट के जजों ने कहा कि डॉक्टर कफील खान का जो स्टेटमेंट था वो कहीं से किसी में भेदभाव नहीं पैदा कर रहा था, बल्कि ये देश की एकता और अखंडता को बनाने की बात कर रहे थे और ये कह रहे थे कि ये कानून इस देश में दरार पैदा करेगा। और उनका कहना था कोर्ट के जजों का। अब आप बताइए, जज तो दोनों ओर की वकील की बात सुनते हैं, और आपको क्या लगता है हमसे, आपसे और मीडिया वालों से कहीं ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं कोर्ट के जज। हम लोग आपको अनुच्छेद पढ़ा रहे हैं, हम लोग से तो लाख गुना पढ़े लिखे होते हैं ना भाई साहब जज आपको। तो जजों ने कहा कि तत्काल उत्तर प्रदेश सरकार इन्हें रिलीज करे, इन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है। और रात 2 बजे कोर्ट का ऑर्डर आया ना, तो रात 2 बजे इनको जेल से रिहा किया गया। अब आप बताइए, जो व्यक्ति अपने पैसे से ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदा हो, अगर इनके वजह से मान के चलिए कि लड़के मरे होते तो इनको पहले तो 4 चीज़ों में बाइज्जत बरी नहीं किया जाता। और यहाँ कोर्ट ने ये क्यों कहा होता कि अगर वाकई गलती किए रहते तो कोर्ट सजा दी रहती। तो इसके मिसयूज भी हो सकते हैं, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को बनाया गया है। अगर कोरोना नहीं होता तो डॉक्टर कफील को इतने दिन जेल में नहीं रहना पड़ता, वो 3 महीने के बाद वो आ सकते थे। क्योंकि जब 3 महीने आप प्रिवेंटिव डिटेंशन में बिता देते हैं या उससे पहले ही जैसे गिरफ्तार किया गया आपको, तो उसके बाद जैसे आपको गिरफ्तार किया जाता है आप अपील कर सकते हैं। कोर्ट उसको प्रायोरिटी देती है कि पहले इसके मामले को सुना जाए। तो आई होप आप ये चीज़ तो समझे ना कि भाई हाउस अरेस्टिंग क्या होती है। कश्मीर वालों को क्या किया गया, हाउस अरेस्टिंग किया गया, और ये प्रिवेंटिव डिटेंशन हो गया। जब से देश बना है और आज तक कई सारे प्रिवेंटिव डिटेंशन के अलग अलग कानून लाए गए थे ताकि वो क्राइम को रोक सके और देश में एक शांतिपूर्ण माहौल को पैदा किया जा सके। ये ज़रूरी भी है प्रिवेंटिव डिटेंशन। ये तो हम आपको एक एग्जांपल बताए जिसका मिसयूज हुआ था। अब एक मिसयूज की वजह से आप इतने बड़े चीज़ को तो नहीं रोक सकते। अगर कश्मीरी लोगों को जो नेता थे उन्हें अगर नहीं हाउस अरेस्ट किया जाता तो न जाने क्या क्या हो गया रहता कश्मीर में। तो सरकार इसी को ध्यान में रखते हुए जिसकी जिसकी सरकार रहती है वो अपने हिसाब से कुछ नए नए नियम को लागू करता है। अब इसमें आ जाता है आपको अब तक कौन कौन से प्रिवेंटिव डिटेंशन को बनाया गया है। अब ध्यान से समझिए, इसका तो पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड करा देंगे हालांकि। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले आया था 1950 में जो भारत का पहला निवारक निरोध अधिनियम था, उसे कहा गया था पीडीए, प्रिवेंशन डिटेंशन एक्ट, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट, पीडीए। लेकिन ये अभी तो है ही नहीं है, तो इसको पढ़ा के क्या करेंगे। इसमें वही बातें थी जो हम आपको बताए थे। अब इसके बाद आया था आसफा। ये बड़ी विवादित रहता है, आप सुने होंगे आसफा। कश्मीर में आसफा लगा है, अरुणाचल प्रदेश में आसफा लगा है। ये क्या चीज़ है? आसफा का फुल फॉर्म होता है आर्मर्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट। ये सैनिकों को एक विशेष अधिकार दे देता है कि जिस एरिया में, जिस जिला में आसफा लग जाएगा, उस जिला में जो फौज होती है वो रात 2 बजे भी आपके घर में घुस सकती है और आपके घर की तलाशी ली जा सकती है। अब कुछ मानवाधिकार वालों ने इसका विरोध किया। क्यों? क्योंकि कहा गया कि कश्मीर के एरिया में और अरुणाचल प्रदेश के एरिया में आर्मी ने किसी घर में घुसकर कुछ तोड़फोड़ कर दिया। अब देखिए, मान लीजिए एक आतंकवादी घुसा है, भाग जा रहा है, तो थोड़ा बहुत अब पुलिस घर में घुसती है तो भाई आपसे तो इज्जत से तो बात करेगी नहीं। वहाँ पर कुछ मिसयूज होने लगा। एलिजिबली ये भी कहा जाने लगा कि मतलब पुलिस वाले घर में घुस के थोड़ा बदतमीजी करने लगते हैं या जो आर्मर्ड फोर्सेस है वो करने लगते हैं, और कई सारे आर्मर्ड फोर्सेस पे ऐसा चार्ज भी लगा है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कोर्ट खुद आर्मी का जो कोर्ट होता है उसे कहते हैं कोर्ट मार्शल। मार्शल मतलब होता है सेना। कोर्ट मार्शल यानी सेना के कोर्ट में 25 फौजियों पर रेप का केस चल रहा है। अब भाई अगर ये मीडिया में बात रहती तो कहते चलो झूठ चल रहा है। ये तो भाई साहब खुद आर्मी वाले अपने कोर्ट में अपने फौजियों पे कर रहे हैं केस। तो कुछ इसका विरोध करते हैं आसफा का। लेकिन कश्मीर जैसे अशांत एरिया में, अरुणाचल प्रदेश नागालैंड जैसे अशांत एरिया में ये ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर ये नहीं रहता तो आतंकवादी किसी के घर में घुस जाते हैं। अब उसकी तलाशी लेने के लिए आपको वारंट लाइए, सर्च वारंट लाइए, भाग जाते सब वहाँ पर। तो हर सिक्के के कुछ पहलू होते हैं। कोई भी चीज़ 100% सही नहीं हो सकती और 100% गलत नहीं हो सकती। लोग यहाँ भगवान में कमी निकाल देते हैं। अब जैसे हम ही से कहिएगा, हमसे भी भगवान से शिकायत है कि दिन 24 घंटा का क्यों बनाया, 30 घंटे का बनाया रहता। 24 घंटा हम लोग काम कर लेते, 6 घंटा अलग से सो लेते। तो किसी को आप 100% थोड़ी ना संतुष्ट कर सकते। तो ये अभी भी लागू है आसफा। समझ आ गया? पूर्वोत्तर राज्य में इरोम शर्मिला 14 साल से इसके खिलाफ आवाज़ उठा रही हैं, वो पूर्वोत्तर भारत की। इसके बाद आया
UAPA, ये इसी को एडवांस करके फिर लाया गया UAPA, ये 2 बार लाया गया, मतलब उसी में थोड़ा सा और अमेंडमेंट किया गया। UAPA का नाम फुल फॉर्म क्या होता है? अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। अनलॉफुल प्रिवेंटिव, अनलॉफुल मतलब ऐसा काम जो लॉ के खिलाफ है, UAPA। जैसे आप किसी यूनिवर्सिटी में घुस के VC को गरिया दीजिए, कोरोना में डॉक्टर के ऊपर थूक दीजिए, पत्थर चला दीजिए डॉक्टर के ऊपर, तो लगा देगा UAPA वहाँ पे, आप जाइए, अब 3 महीना जेल में रहिएगा जब तक कोरोना खत्म हो जाएगा। ये देखिए बात किस चीज़ की होती है, ध्यान से समझिए कि अगर हम आपको इधर से गिरफ्तार करेंगे तो मैक्सिमम कितना दिन रखेंगे? 24 घंटा, उसके बाद वकील उसका बचाव चलेगा। लेकिन इधर से अगर पकड़ेंगे तो 3 महीना तक तो भाई आपको कोई नहीं बचाने वाला, उसके बाद भी हम लोग विचार करेंगे कि आपको बचाना है या नहीं। तो UAPA समझ गए, UAPA अभी भी चालू है। आप न्यूज़पेपर में सुनते होंगे कुछ स्टूडेंट्स के ऊपर UAPA लगाया गया है क्योंकि वो तोड़फोड़ कर रहे थे। अब सबसे भयानक आता है मीसा एक्ट। मीसा क्या था भाई साहब? मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम, मीसा को लाया गया था 1971 में। ये अब तक लाए गए जितने भी प्रिवेंटिव डिटेंशन यानी निवारक निरोध अधिनियम है, उसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ का मिसयूज किया गया है ना तो वो मीसा एक्ट का किया गया है। इंदिरा गांधी ने इसे लाया था, जितने विपक्ष के नेता थे सारे विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल दिया, चुनाव से 3 महीना पहले उठा के जेल में डाल दिया। अब भाई 3 महीने तो आप रह ही सकते हैं ना, अब चुनाव में कोई है ये नहीं है, सब जेल में है सब। और एडवाइजरी कमेटी ने कह दिया नहीं 8 महीने जेल में रखा जाए। अब लोग सब लोग जीत गए, ये इंदिरा गांधी जीत गई। तो सबसे ज़्यादा अगर कहेगा मिसयूज किसका किया गया तो इस मीसा का किया गया। इसीलिए मीसा एक्ट जो आया था 1971 में आया था, इंदिरा गांधी ने लाया था, लेकिन 1977 में इसे हटा दिया गया था। कहा गया कि ये एकदम गलत है। सबसे ज़्यादा मिसयूज इसी का हुआ था। आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है UPSC में, याद रखिएगा, सर्वाधिक मिसयूज होने वाला मीसा। अब इसी के, अब लालू यादव की लड़की का नाम है मीसा। अब हमको तो लगता है उसका भी जन्म इसी के आसपास है तो उसी के नाम पर रख दिए होंगे, पता नहीं। अब तो ये मीसा समझ में आ गया। मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, ये रहा यहाँ पर मीसा। ये हम आपको इसका PDF वगैरह प्रोवाइड करा देंगे। अब आता है NSA, ये बहुत जरूरी है। NSA, अब फुल फॉर्म समझिए NSA का क्या होता है। अब ऊपर तो फुल फॉर्म लिखा ही हुआ है, इसको हटा देते हैं। NSA क्या है? NSA का फुल फॉर्म होता है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। ये अभी कोरोना के बीच में बड़ी फेमस था NSA। इसे हिंदी में क्या कहते हैं? राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। NSA राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, इसी को हम लोग शॉर्टकट में रासुका कहते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। इसके तहत पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। सेम नियम होता है भाई साहब, नियम तो सब में सेम होता है। इसके तहत क्या कहा जाता है कि अगर पुलिस ने आपको क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया। जैसे कोरोना में योगी आदित्यनाथ और मध्य प्रदेश ने कहा था कि अगर कोई डॉक्टरों के साथ बदसलूकी किया या पत्थर चलाया तो उन पर हम क्या लगा देंगे? NSA। सब लोग शांत हो गए। क्यों? क्योंकि NSA के थ्रू पकड़ाएंगे। तो NSA क्या चीज़ है भाई साहब, आप बताइए। नेशनल सिक्योरिटी एक निवारक निरोध अधिनियम है, तो इधर से पकड़ाए हैं 3 महीना तो कम से कम आपको झेलाएगा। उसके बाद से सरकार का मन हुआ तो 8 महीने झेला देगा डॉक्टर कफील की तरह, रहिए शांति से। इधर से थोड़ा ना गिरफ्तार, इधर से डर किसको लगता है? 24 घंटे के बाद जज के पास ले जाओगे, जज बहुत अच्छा होता है, छोड़ देता है, कहता है कि जाइए सबूत जुटा के लाइए। तो अभी भी क्या चीज़ चालू है भाई साहब? NSA अभी भी चालू है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? NSA राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत जिसे पकड़ा जाता है ना, बहुत ज़्यादा चांसेज होता है उन्हें इनकाउंटर कर देता है सब। अभी आगे समझाएंगे इनकाउंटर क्या चीज़ होता है। देखिए अब आया टाडा जो था, अभी देखिए 2-3 चीज़ें आप ध्यान से रखिएगा। सबसे ज़्यादा मिसयूज किसका हुआ? तो मीसा का। सबसे ज्यादा बार यूज कौन हुआ? तो NSA हुआ। और सबसे खतरनाक कौन सा था? तो वो था टाडा का फुल फॉर्म होता है टेररिस्ट एंड डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज। टाडा टेररिस्ट एंड डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटी, ये आतंकवादियों पे लगाया जाता था, लेकिन इसका मिसयूज होने लगा। इसमें क्या था कि इस आतंकवादियों को लगा दिया जाता था तो आपका जल्दी कोई बातें नहीं सुनता था। ये जितने भी आपके सुरक्षा अधिनियम, प्रिवेंटिव डिटेंशन यानी निवारक निरोध अधिनियम है, उनमें सबसे ज़्यादा खतरनाक अगर कोई था टाडा। इसलिए टाडा को 10 साल बाद यानी 1985 में लागू हुआ और 1995 में टाडा को समाप्त कर दिया गया। ये इतना खतरनाक था टाडा अधिनियम। तो टाडा तो खत्म हो गया। अब उसके बाद आया पोटा का मतलब क्या होता है? ये भी समाप्त हो गया। 2001 में आया, 2004 में खत्म हुआ। प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज। देखिए प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज, इसे कहते हैं
पोटा अधिनियम भी एकदम समझिए टाडा की तरह ही था, लेकिन आतंकवादियों से थोड़ा सा कम था। लेकिन इसमें क्या किया गया, गुजरात में एक 14 साल के लड़का के ऊपर टाडा लगा दिया गया। हद हो गई गधे पुलिस वालों की वहाँ की, मतलब सबका नहीं, जिसने लगाया हम उसकी बात कर रहे हैं यार। 18 साल से कम उम्र के लड़का को आप अरेस्ट नहीं करते हैं, उसको बाल सुधार गृह में भेजा जाता है। आप उसको ठोक दिए पोटा अधिनियम के तहत। अब बताइए, पुलिस कभी कभी पकड़ के ना किसी को फंसा देती है वहाँ पोटा अधिनियम के तहत। आप कश्मीर से पकड़ते, नॉर्थ ईस्ट से पकड़ते, जो अशांत एरिया वहाँ से, भैया गुजरात में पकड़ लिया तुमने, वहाँ पे ऐसा थोड़ी ना, गुजरात राजस्थान कोई आतंकवाद पीड़ित एरिया थोड़ी है, तो वहाँ पकड़ लिया। तो इसी सब को मिसयूज को देखते हुए इसे फाइनली बंद कर दिया गया, पोटा को भी। यूएपीए तो बता दिए, यहीं पे ये दोनों यूएपीए है। अब अगर ध्यान से देखेंगे तो आप 3-4 चीज़ को आप ज़्यादा पाएंगे। ये निवारक निरोध अधिनियम है, अब ध्यान से देखिए यहाँ पर, ये मीसा था, एनएसए है, टाडा है। मीसा सबसे ज़्यादा मिसयूज हुआ, आज भी सबसे ज़्यादा यूज होता है एनएसए। सबसे ज़्यादा खतरनाक टाडा था। पहला कौन सा था, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट, ये हो गया आपका प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट। तो आई होप अब आप समझिए कि अनुच्छेद 22 आप समझ गए। देखिए अनुच्छेद 22 में क्या था भाई, गिरफ्तारी से संरक्षण। कितने टाइप से संरक्षण, तो 2 टाइप से। एक आपने अपराध कर दिया तो अलग बात है, करने से पहले ही कर दिया तब। अब बहुत बड़े बड़े गुंडा लोग को आदमी पहले ही गिरफ्तार कर लेता है। जैसे आप सुनते होंगे ना, फला आप सुने होंगे कि अमित शाह को कलकत्ता में जाने पर रोक था, बाद में हटाया गया। कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें ऐसे एरिया में नहीं जाने दिया जाता है प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत। जैसे आप स्वीडन में देखे होंगे, दंगा हो गया है। स्वीडन में क्या हुआ है, एक डेनमार्क का नेता था, उस साले को चुनाव लड़ना था। अब चुनाव में हाईलाइट कैसे होगा, तो हाईलाइट होने के लिए उसने सोचा कि मुसलमान एरिया कहाँ है। तो मुसलमान लोग में एक खराबी क्या है कि भाई साहब इन लोग से गुस्सा बर्दाश्त नहीं होता है, सर कलम कर दो, तुरंत कलम कर दो। अब वो जानता था ये काम करते हैं, मुसलमान के एरिया में जाते हैं और वहाँ भड़काऊ भाषण देंगे, दंगा फसाद होगा, हम हाईलाइट हो जाएंगे। उस ससुरा डेनमार्क का रहने वाला था, अपना देश छोड़ के स्वीडन में आया और स्वीडन में वह जगह चुना जहाँ मुसलमान ज़्यादा थे। लेकिन इसका पता स्वीडन को लग गया, स्वीडन ने उस पर प्रिवेंटिव डिटेंशन लगा दिया, कहा कि तुम डेनमार्क में नहीं घुस, तुम डेनमार्क में रहो, हमारे देश में आने की जरूरत नहीं है, स्वीडन में नहीं आओगे। अब क्या हुआ, जो स्वीडन में लोग जो थे उसके समर्थक थे, जो उन्हें आने के लिए प्रोग्राम कर रहे थे, जब उन लोग को पता चला कि जो स्वीडन की सरकार ने रोक लगा दिया, अब ये दंगा हो ही नहीं पाएगा, अब क्या होगा, तो स्वीडन के लोगों ने कुरान को फाड़ दिया, उल्टे सीधे नारे लगा दिए। और वो तो जानता था कि भाई साहब पटाखे में आग लगाना मुसलमानों को गुस्सा दिलाने में कुछ जाता नहीं, एगो चिंगारी की जरूरत है, भड़क जाएंगे लोग, तुरंत भड़क गए लोग और वहाँ हो गया बवाल। और जो चाहता था वो नेता कि हमें पूरी पब्लिसिटी मिल गई उसको पब्लिसिटी, हो गया काम यहाँ पर। तो समझे में नहीं आता है भाई साहब इन लोग को। अब कौन समझा, हम पॉलिटी पढ़ाएं कि मुसलमान लोग को समझाएं कि नेता लोग को समझाएं, पगला जाएंगे हम ही, हमारे को समझा देगा सब। अब बात करते हैं इनकाउंटर कैसे किया जाता है। तो पुलिस कब इनकाउंटर करती है, देखिए ध्यान से, कभी कभी तो इनकाउंटर सही होता है, कभी कभी फर्जी होता है। जैसे इन सब का फर्जी है, लेकिन फर्जी है तो बहुत अच्छा है। आप देखे होंगे जो हैदराबाद रेप केस था, उस लड़की बेचारी को पेट्रोल पंप के पास से उठा के ये सब रेप करके जला दिया सब, इन सब लोगों को भी जला देना चाहिए। तो हैदराबाद पुलिस ने क्या किया, उठा के ले गई इन लोग को। एनकाउंटर कब किया जाता है, जब आप पुलिस की कस्टडी से भाग रहे हो, आप पुलिस पर हमला कर रहे हो, या पुलिस आपको रुकने के लिए कह रही है, आप नहीं रुक रहे हो, तो पुलिस आपको पहले हवाई फायरिंग करेगी और कहेगी रुक जाओ, नहीं रुकेंगे तो कमर के नीचे मारेगी, उसके बाद आपको मारेगी। तो पुलिस को पता है, तो पुलिस को इन सब को मारना है, ले जाके गई पुलिस, कहीं भाग जो भाग जो भाग जो, भागी, धाए से एक पैर में मारा, ऊपर मार दिया वहाँ पे। और दूर से मारना जरूरी होता है। देखिए अगर कोई खड़ा है आदमी, खड़े को मार दीजिएगा ना, तो पोस्टमार्टम में कैसे निकल जाएगा कि गोली सीधे आके लगी है, तो पता चल जाएगा जरा फर्जी इनकाउंटर है। और भाग रहे हैं और तब गोली लगेगी, तो गोली तिरछा काट के इसे निकलेगी, समझ में आया कि नहीं, सीधे घुस गया मतलब आदमी रुका हुआ था। तो दूर से मारते हैं, ऐसा कर देते हैं भाग 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 भाग। क्या करता है ना कि उधर 2 पुलिस वाला छुपे रहेंगे सब, पहले से उनको निशाना है, और ये कहते हैं जल्दी भाग जो भाग जो, भागेगा वो मार देगा सब। तो ये तो फर्जी इनकाउंटर। और कुछ असली इनकाउंटर भी होते हैं। तो ये देखें आप लोग, हैदराबाद वाले में इनकाउंटर कर दिया, ठीक किया, सोच रहा फर्जी उर्जी को छोड़ यहाँ पे। अब बात कुछ समझते हैं टेक्निकल टर्म्स की। टेक्निकल टर्म्स में एक होता है इंट्रोगेशन। पुलिस आपको इंट्रोगेशन के लिए बुलाई है, मतलब पूछताछ के लिए बुलाई। इसमें नॉर्मल पुलिस आपको बुलाती है कि सुनिए जी आपके मोहल्ला में मार हुआ है। देखते हैं ना, पुलिस का एगो सिपाही आता है, घर से बुला के ले जाता है, चलिए थाना में बुलाहट है, वहाँ पुलिस करती है, काहे मारपीट किया रे, तुम काहे मारा रे। अब पुलिस वाला है ना, एगो सिपाही उनको ले जाएगा साइड में, एगो आपको ले जाएगा, कहेगा तू 2000 दे, तू 2000 दे, जो ज़्यादा क्राइम किया रहेगा उसे 5000, जो कम किया 2000, अच्छा जाओ। अब एगो सुलहनामा पे लिखवा लेगा, फिर से झगड़ा उगड़ा मत करना।
तो नॉर्मली इसी से लोग डर जाते हैं। लोग है काहे कर रहा है, थाना पुलिस हो जाए तो थाना पुलिस। अरे भाई थाना पुलिस तो नहीं है, थाना पुलिस में कौन चाहिए था। आप पॉलिटी पढ़ लेंगे ना तो थाना पुलिस से नहीं डरेंगे। अरे कौन ची का डरना है भाई। जब प्रशांत भूषण जो था सुप्रीम कोर्ट के जज से नहीं डरा तो ग्रेजुएशन पास दरोगा लोग से आप डरेंगे। आप अगर क्राइम नहीं किए हैं तो कोई कुछ नहीं करेगा, और अगर क्राइम किए हैं ना तो दरोगा छोड़ वो नहीं करेगा, बहुत हुमच के थुरेगा आप। तो इंट्रोगेशन समझ में आ गया, नॉर्मली होता है इंट्रोगेशन, आधा एक घंटा पहुंचा के छोड़ देता है सब। अब रिपब्लिक टीवी जो है ना, उसका जो वो है ड्रग दो मुझे ड्रग दो, क्या नाम है उसका, अर्नब गोस्वामी, उसको मुंबई की पुलिस ने 8 घंटा इंट्रोगेशन किया था, मतलब 8 घंटा तक पूछताछ किया था। इसीलिए वो मुंबई पुलिस पे भड़का हुआ है, कहता है मुंबई पुलिस तुम किस काम के हो, बहुत भयानक था वो। तो वो पत्रकार वगैरह थे। इंट्रोगेशन तो आप समझ गए। अब आता है कस्टडी। कस्टडी का मतलब होता है हिरासत में लेना, अरेस्ट करना नहीं, कस्टडी अलग चीज़ होता है। जैसे मान लीजिए कि आप स्टूडेंट लोग हैं, आप लोग को हर 6 महीने पे वैकेंसी आनी चाहिए। आप बताइए मित्रों, आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। कोरोना खत्म होने दीजिए, फिर इस पर भी आंदोलन करेंगे लोग। और मान लीजिए आंदोलन किए हम, तो आप आगे तो रहेंगे नहीं, आगे हम लोग रहेंगे। तो हम आगे हैं, अब पुलिस कही कि एक काम करते हैं, एक मास्टर को उठा ले जाते हैं, सब आंदोलन खत्म हो जाएगा। तो पुलिस आएगी, पकड़ के हमको जेल में लेके चल जाएगी, जेल में ले जाएगी, पुलिस स्टेशन में ले जाएगी। पुलिस वहाँ आराम से बात करेगी, अरे क्या है महाराज जी सब अनशन तनशन करते हैं। तो पुलिस 4 घंटा 5 घंटा रखेगी या रातों भर रख के फिर छोड़ देगी। तो नॉर्मल आप झगड़ा को शांत कराने के लिए, किसी प्रोटेस्ट के बड़े नेताओं को हटाने के लिए जो पुलिस ये सब काम करती है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, कस्टडी में ले लिया, पुलिस कस्टडी या हिरासत में ले लिया। ये नॉर्मल मैटर के लिए होता है, इसके लिए FIR वगैरह नहीं लिखा जाता है, पुलिस पकड़ के ले गई फिर छोड़ देती है, आपको कोई दिक्कत नहीं होता है कस्टडी के लिए। कोरोना में कोई बाहर पकड़ा जाता था, पुलिस उठा के ले जाती थी, तो क्या अरेस्ट थोड़ी करती थी, कस्टडी में ले जाती थी। तो इंट्रोगेशन से थोड़ा ऊपर लेवल का हो जाता है कस्टडी, एक दूसरा पर लगाइए देता है जो कस्टडी। अब उसके बाद अरेस्ट आ जाता है, ये तो बहुत बड़ा चीज हो गया। पुलिस जब अरेस्ट कर लेती है तो आपके ऊपर FIR लिखवा देती है कि फला चीज के लिए अरेस्ट किया गया है। तो ये सीरियस मैटर के लिए पुलिस आपको अरेस्ट करती है। लेकिन पुलिस पे एक प्रेशर है। प्रेशर किस बात का है, तो ध्यान से समझिए। यहाँ पर प्रेशर इस बात का है कि यहाँ पर हमारा अनुच्छेद 22 कहता है कि अगर आपने किसी को अरेस्ट किया है तो 24 घंटे के अंदर अंदर आप उसको कहाँ ले जाइए, जज के पास ले जाइए। अब यहाँ जरा समझिए कि कोई व्यक्ति थे जिन्होंने सीरियस मैटर कर दिया, किसी का मर्डर कर दिया, और मर्डर कर दिए तो सीरियस मैटर है। अब पुलिस उनको कस्टडी में तो लेगी नहीं, अरेस्ट करेगी। लेकिन अरेस्ट करने के बाद पुलिस की एक समस्या है कि 24 घंटे के अंदर अंदर आपको उसके मजिस्ट्रेट के पास ले जाना है, यानी जज के पास ले जाना है। तो जज कहता है, क्योंकि थाने में जगह नहीं होती है ज़्यादा रखने का, ना ही खाने में, थाना के अंदर पुलिस स्टेशन में खाने पीने का कोई व्यवस्था होता है। तो जज जानता है कि एक 2 दिन थाना में छोड़ देंगे तो खैले बिना मर जाएगा। तो जज उसको क्या कहता है, जेल में भेज देता है। जेल को हम लोग, जेल जो होता है पुलिस के अंडर में नहीं होता है, वो जज के अंदर में होता है। जेल में आप ऐसे घुसिए नहीं सकते हैं, जेल की देख रेख जेलर करता है, लेकिन कौन अंदर जाएगा कौन बाहर निकलेगा ये सारा काम जज करते हैं, चीफ दंडाधिकारी, और कुछ नहीं कर सकता। तो जज क्या करते हैं, जज साहब, जज लोग अपनी कस्टडी में ले लेते हैं। जिसमें पुलिस अरेस्ट करके लाई है 24 घंटे के अंदर अंदर जज के पास ले जाएंगे, कहेंगे जज साहब देखिए इस ससुरा मर्डर कर लिया है, 2 आदमी को मार दिया है, एगो हॉस्पिटल में एडमिट है, बहुत चोट्टा है यहाँ पर। तो जज कहेगा रे चोट्टा कहीं का, मर्डर कर दिया रे, इसको जुडिशियल कस्टडी में डाल दो। तो पुलिस से उसको लेकर जेल में भेज दिया जाएगा। और अगर आप जेल में हैं ना तो एकदम शांति से, आपको कोई मारता पीटता नहीं है। जेल में सबसे बड़ा दिक्कत क्या होता है, सीनियर कैदी से होता है। सीनियर कैदी है ना, कहेगा रे इधर पैर दबाओ रे, पैर दबाओ, कोनो कहेगा सर दबाओ, नहीं दबाइएगा पीटबो करता है वहाँ पे। तो अब एक बात जरा समझिए, जज साहब को क्या पता करना है कि मर्डर कौन किया, बेचारा पता करना रहता है पुलिस वालों को, और सबूत देना रहता है पुलिस वालों को। जज को तो बस फैसला सुना देना है। अब एक बात बताइए, कोई व्यक्ति मर्डर किया है तो उससे पूछताछ करिएगा ना, तो घंटा पूछताछ कीजिएगा। 24 घंटा के अंदर आप जज साहब के पास ले गए, नहीं ले जाएंगे तो जज साहब नौकरियां खा जाएंगे आपका। और ले गए जज साहब के पास तो जज साहब देखेंगे कि मामला नॉर्मल है तो कह देंगे जाने दो जी, मारपीट किया छोड़ दो, ना तुम रखो ना हम रखें, घर जाओ। अब मर्डर टर्डर का मामला है तो जज साहब कहेंगे नहीं हमारे पास छोड़ दो, तो जज साहब अपने घरे ले जाएंगे। कहाँ भेज देंगे, जुडिशियल कस्टडी में। और जुडिशियल कस्टडी कहाँ होती है, जेल में। जेल का मालिक कौन होता है, जेलर, जेलर को भेज देंगे। लेकिन एक बात बताइए, अब वो कैदी जो मर्डर किया है उससे पूछताछ की भी तो ज़रूरत है कि ते कौन बंदूक से मारा। मान लीजिए कोई सबूत मिला कहीं पे, मान लीजिए कुछ भी मिला, कोई कपड़ा का टुकड़ा मिला फटा हुआ, तो पुलिस को शक होगा कि ससुरा ओकरे फटल का कपड़वा है, मिलाते हैं उससे। तो कहाँ घरे से मिलाइएगा, वो तो जेल में है। तो पुलिस का दरोगा आएगा जज साहब के पास, सैल्यूट करेगा, जज साहब सैल्यूट, वो जो हम आपको कल आदमियाँ दिए थे ना, वो हम मजबूरी में दे दिए थे कि 24 घंटा के अंदर आपके पास ले जाना है।
ना देते तो नौकरी खा जाते। अब तनी उसको दे दीजिए, ओकरा से पूछताछ करना है। 2-4 गो गवाह मिले हैं सब गौवा में, वो देखा है सब कि कौन आदमी मारा है, तो एकरा ले जाइएगा, तबे ना हम दिखाएंगे कि देखते हो ये नहीं ना था, तो गौवा लगाएंगे हाँ हाँ ये है, यही है, यही मारा था यहाँ पर। तो आप हमको उसको पूछताछ के लिए दे दीजिए ताकि हम सबूत इकट्ठा कर सके, सीन को हम रिक्रिएट कर सके। जैसे जो हैदराबाद रेप का केस था ना, तो पुलिस जज के पास जाके कही कि जज साहब जो 4 गो आदमियों को हम दिए थे ना, रतिया जो रेप किया था सब, जिसको आप जेल में भेज दिए थे जुडिशियल कस्टडी में, उसको लाइए। तो उकनी से हम रतिया को फिर ले जाएंगे और सीन को रिक्रिएट कराएंगे ताकि सबूत मिले कि कैसे कैसे किया है। वो तो जानता था पुलिस किसे, जज साहब जैसे देंगे मार देंगे। अब क्या करते, तो जज साहब कहते हैं अच्छा हाँ, अगर नहीं देंगे तो सोचा सबूत कैसे जुटाएगा, फिंगरप्रिंट कैसे मिलाएगा, सब चीज़ होता है ना सबूत वगैरह, पुलिस थूर थार करती है। तो पुलिस कहती है हमको दे दीजिए, डिमांड नहीं करती है। डिमांड कब किया जाता है, जब हम आपका चीज़ वो मानते हैं तो डिमांड। अरे पकड़ के तो हम ही दिए थे जज साहब, इसलिए ये डिमांड नहीं है, ये रिमांड है, हमको वापस दे दीजिए रिमांड, ताकि धक्के पूछ काँच के उनको थाना में बैठाएं। तो पुलिस कहती है हाँ हाँ। तो पुलिस जेलर को लिखती है, ए जेलर इसको रिमांड पे दे दो, दरोगा जा रहा है, फला दरोगा, तो दरोगा वगैरह का रसीद बनता है। तब पुलिस क्या करती है, जुडिशियल कस्टडी से उसे उठाकर कहाँ लाती है, पुलिस रिमांड पर लाती है। अब यहाँ लाएगा आपको थाना में, अब थाना में बांधेगा आपको बढ़िया से, पूछेगा, जांच करेगा, तही मर्डर किया था रे। देखिए कानून के हिसाब से आप मार पीट नहीं सकते हैं, लेकिन ये भूल जाइए कि आप पुलिस रिमांड पे हैं और पिटाएंगे नहीं, ये तो असंभव है। अब पुलिस की मार के बाद भाई साहब क्या मस्त मारता है, सब जो पिटाता है वही समझता है। तो ये जांच करती है, सबूत जुटाती है रिमांड पर लेकर, और सीन को रिक्रिएट करती है। और यहीं पे अगर भागने की कोशिश की ना तो मार देती है। भाग रहा था जज साहब, भाग रहा था, तो जज साहब कहेंगे कि कौन कौन ड्यूटी पे था, तो रमेश, सुरेश, अब्दुल, ये लोग 8 आदमी थे। तो उनसे पूछेगा सही में भाग रहा था, हाँ साहब भाग रहा था। तो आपको पता है ये कानून में वही चलता है जो क्या है, जो साबित कर दिए। तो ये आप समझ में आ गया कि नहीं आ गया। रिमांड पर क्यों लिया जाता है, नॉर्मल चीज़ों को रिमांड पर नहीं लिया जाता। जैसे मान लीजिए कोई किसी को सपोज कीजिए कि कोई किसी को एक लाठी लेकर सर फोड़ दिया, अब पुलिस गई, लाठी भी मिल गया, वो आदमी भी मिल गया, और जिसका सर फूटा था वो भी मिल गया। तो जिसका सर फूटा था वो लिखवाएगा कि फला आदमी ने मेरा सर फोड़ा और लाठी से। तो पुलिस को लाठी भी मिल गई, सर वो व्यक्ति भी मिल गया, गवाह भी मिल गया। तब पुलिस क्या करेगी, उन्हें 24 घंटे के अंदर जज साहब को दे देगी, और जज साहब रिमांड पे कहाँ भेज देंगे, जुडिशियल कस्टडी में। अब पुलिस आएगी कि साहब जिन कपड़वा फोड़ा था ना कलिया, वो हमको दे दीजिए, हम ओकरा से फिर पूछेंगे। तो जज साहब कहेंगे रे लोल है रे, अब कौन चीज़ पूछेगा, जिन्हें लाठी से मारा था तो लठिया मिलिए गया, आदमिया मिलिए गया, अब कौन चीज़, अब मुकदमा चलेगा, भाग यहाँ पे, हम नहीं जानते तो थुरेगा वहाँ पर। तो आप जब तक जुडिशियल कस्टडी में हैं आराम से हैं, पुलिस कस्टडी में ठुकाएंगे। पुलिस कस्टडी मैक्सिमम 15 दिन का होता है। हालांकि महाराष्ट्र का एक कानून है मकोका, महाराष्ट्र क्रिमिनल कानून है मकोका, वो भी निवारक निरोध है। उसमें 1 साल तक के लिए आपको क्या कर देता है, पुलिस रिमांड पर दे देता है, अब 1 साल तक तुरेगा आपको। तो जनरली ये मैक्सिमम जो होता है वो 15 दिन का होता है। अब जैसे मान के चलिए कि आप कोई मोबाइल है जिसमें 15 GB का खाली जगह है, तो कोई 15 GB थोड़े ना भरता है, 1 GB छोड़ के 14 GB भरता है। तो जज साहब को पावर है कि 15 दिन तक पुलिस रिमांड पर दे सकते हैं, लेकिन जनरली जज साहब 15 दिन देते नहीं, वो 14 दिन के पुलिस रिमांड पर देते हैं। पुलिस ले आएगी जेल से आपको रिमांड पर, आपसे पूछताछ करेगी, खूब बढ़िया से पूछ कर देगी, आप हो जाएंगे शांत। तो ये आप इतने चीज़ों को आप समझ में आ गया, आप लोग को ये चीज़ें आप समझ में आ गया होगा। इसको आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, ये सिलेबस में नहीं पूछेगा, ये जानकारी के लिए आपको भले ये आप इसको लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। PDF आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आप इस क्लास में इतना ही करते हैं, और नेक्स्ट क्लास जब आते हैं तो उसमें हम लोग करेंगे अनुच्छेद 23 और 24, यानी स्वतंत्रता का जो अधिकार बताए थे। देखिए भाग 3 में आपका क्या चीज़ था, भाग 3 अगर आप देखेंगे शुरुआत से भाग 3 में, तो भाग 3 में क्या क्या था, मूल अधिकार था भाग 3 में। और ये मूल अधिकार कहाँ से था, 12 से लेकर 35 तक। इसमें पहला जो मूल अधिकार था वो क्या था, समानता का। अब ये कहाँ से कहाँ तक था भाई, 14 से लेकर 18 तक, ये हम आपको YouTube पे पढ़ा दिए। दूसरा क्या था आपका, स्वतंत्रता का। स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से था, 19 से लेकर 22 तक, तो जिसमें हम 19, 20 और 21 YouTube पे पढ़ा दिए, 22 ये वाला आपका हो गया। अब तीसरा है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार। 6 टाइप के अधिकार थे ना, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या चीज़ है, तो ये 2 ही अनुच्छेद में है, एक 23 में है, एक 24 में है। तो अभी इसके लिए इतना ही। आप इसको क्या करेंगे, एक बार जितनी चीज़ों को हम बोले हैं उसको, जिस तरह से मीडिया वाले क्या करते हैं, किसी चीज़ को हाईलाइट करके लिख लेते हैं, तो दिमाग लगाइए आप, दिमाग को इस तरह से काबिल बनाइए
कि दिमाग किसी चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा देर तक रोक सके। अब आप एक तरह से इसको वीडियो को रोक दीजिए और एक छोटा सा रफ कॉपी लिख करके आप हाईलाइट लिखना चालू कीजिए, क्या क्या बताए थे छोटा छोटा चीज़ में। अब जैसे हम आपको क्या बताएं कि 24 घंटे के अंदर जज के पास ले जाना पड़ता है, इसमें यातायात का समय नहीं होता है, छुट्टी का दिन नहीं गिना जाता, तो इतना थोड़ी ना रखिएगा रिमाइंड के लिए बस वहाँ 24 घंटा लिख देंगे तो आपके दिमाग में एक फिगर आ जाएगा, हाँ भैया 24 घंटे में ले जाना है, छुट्टी और ट्रांसपोर्टेशन का टाइम नहीं लगता है। समझ में आएगा कि नहीं आएगा। निवारक निरोध में कितने दिन तक, 3 महीने तक रख सकता है, उससे ज़्यादा भी बढ़ाया जा सकता है। तो एक रफ फिगर बनाइए। उसके बाद जो PDF में है आप PDF को रिवाइज कीजिए, वहाँ पे आपका मन करे तो आप इसे स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि कभी खाली बैठे रहे तो उसे देख लीजिए। फिर जैसे भाग 3 खत्म होगा हम आपको इसका टेस्ट के लिए प्रोवाइड कर देंगे। अब जस्ट नेक्स्ट वीडियो में हम आपको 23 और 24 बताएंगे। समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। जय हिंद।